नमस्ते, गुड इवनिंग। और मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसी बातें शेयर करने जा रही हूँ जो पिछले साल मेरे साथ फरवरी महीने में घटा था। एक रिपोर्ट मेरी ज़िंदगी बदल दी, एक दिन में मेरी पूरी ज़िंदगी बदल गई दोस्तों। तो आइए मैं उसके बारे में बात करती हूँ कि वो रिपोर्ट क्या थी। रिपोर्ट ये थी दोस्तों कि मैं फेब महीने में मुझे बहुत हैवी पीरियड्स आए और हैवी पीरियड्स आने के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और डॉक्टर से फिर मैंने कंसल्ट किया। डॉक्टर ने बताया कि आप टेस्ट कराओ। टेस्ट भी मैंने कराया, उसमें मेरा सीबीसी रिपोर्ट्स बहुत ख़राब थे, जिसमें मेरा सीबीसी रिपोर्ट होता है टोटल ब्लड काउंट को बोलते हैं सीबीसी। सीबीसी रिपोर्ट में मेरा हीमोग्लोबिन 5.6 था और मेरा थोड़ी सी ये घबराहट इसलिए हो जाती है कि जब वो चीज़ों को रिकॉल करती हूँ तो थोड़ी सी तकलीफ़ होने लगती है दोस्तों, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी। प्लेटलेट मेरा बिल्कुल 25,000 हो गए थे, WBC बिल्कुल 0 हो गए थे दोस्तों, और RBC वगैरह भी इतना ही बुरा था। मतलब सारे टोटल रिपोर्ट्स मेरे बहुत ही अगेंस्ट थे। और फिर उन्होंने बोला कि आप जल्दी से इनका बोन मैरो कराओ और बोन मैरो कराने के बाद मुझे रिपोर्ट बताओ। फिर मैंने अपने डॉक्टर से मिली, उन्होंने फिर यूट्रस का पूरा चेकअप किया। इसलिए किया कि उन्हें लगा कि कहीं यूट्रस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हैवी पीरियड्स आने की वजह से यूट्रस में कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो उन्होंने यूट्रस का चेकअप किया, उस अल्ट्रासाउंड किया उन्होंने। अल्ट्रासाउंड में भी कुछ भी नहीं आया। फिर उन्होंने बोला कि आप कोई फिजिशियन से कंसल्ट कर लीजिए और बोन मैरो कराइए। फिर मैंने अपना बोन मैरो कराया। बोन मैरो में दोस्तों एक रिपोर्ट तो उसी टाइम आधे घंटे में आ जाती है। और दोस्तों मैं ये बताना चाहती हूँ कि बोन मैरो कोई मुश्किल चीज़ें नहीं है। मतलब जब मैंने पहली बार मैं जब गई थी कराने के लिए तो मैंने बहुत सारा चेकअप करा, पूरे यूट्यूब पे सर्च किया, जहाँ भी सर्च इंजन था वहाँ पे गूगल पे, तो वहाँ पे मुझे इतनी फर्दर इन्फॉर्मेशन उसके बारे में नहीं मिली कि बोन मैरो क्या होता है। तो मैं बताती हूँ, बोन मैरो कोई भी मेडिकल प्रोसीजर जो है, जब मैं एडमिट हुई थी तो मुझे ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि किसी भी मेडिकल प्रोसीजर को करने के लिए ऐसे नहीं कि मैं एक जिंदा आदमी को ऐसे ही बस बिल्कुल कर देता हूँ, नहीं। उसके लिए मुझे एक जैसे कि एनेस्थीसिया वगैरह देना होता है, तभी मैं करता हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल सेफ प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि आपको एक फॉर्म भराया जाएगा, फिल कराया जाएगा और उसके बाद आपका टेस्ट होगा। टेस्ट कराने के लिए आपके रीढ़ के सबसे निचले हिस्से से, जहाँ से रीढ़ की हड्डी स्टार्ट होती है कमर के पास, वहाँ पे एक एनेस्थीसिया वाला इंजेक्शन देगा। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देते देते आपका वो जगह बिल्कुल सुन्न हो जाता है, आपको कुछ भी एहसास नहीं होगा। और उसके बाद वहाँ से आपके ब्लड भी निकाले जाते हैं, ब्लड वो स्वैग जिसको बोलते हैं, मज्जा, वो भी निकाले जाते हैं और फिर उससे टेस्ट किया जाता है हमारे पूरे फर्दर रिपोर्ट्स का, जिससे कि वो पता लगा सके कि कौन सी बीमारी डिटेक्ट हो रही है। तो दोस्तों मेरी वो रिपोर्ट टेस्ट हुई और आप आधे घंटे में चल फिर सकते हो, खा पी सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा टेस्ट हुआ दोस्तों। टेस्ट होने के बाद जब रिपोर्ट आधे घंटे में आई तो उसमें निकला कि ब्लड में इन्फेक्शन है और उन्होंने उस बेसिस पे बोला कि आप इन्हें एडमिट कर दीजिए, क्योंकि अगर एडमिट आप नहीं करेंगे तो इनके पास शायद ज़्यादा वक्त ना हो, इनको कोई ब्लड से संबंधित गंभीर बीमारी है। तो दोस्तों पहली तो बात तो कि सब लोग जो है, जब जितने भी डॉक्टर मुझे देखे थे सब ने सजेस्ट किया कि इन्हें ब्लड कैंसर हो सकता है, कोई ल्यूकेमिया बोल रहे थे, कोई साइटोकिनिया बोल रहे थे। तो मैं तो ऐसे ही घबरा गई थी। और जब वहाँ पे उन्होंने बोला कि 5-6 दिन ही बचे हैं इनके पास, तो समझो कि सडन ऐसे कि मतलब जैसे कि पता नहीं क्या हो गया है, दुखों का पहाड़ गिर गया कि अब उससे बाहर निकलूँगी भी या नहीं निकलूँगी, क्या होगा कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने बोला कि मैंने डॉक्टर से हिम्मत करके बोला कि नहीं, मैं तो अभी इसके लिए तैयार नहीं हूँ। और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे और कोई भी नहीं था मेरे पास, और हमारे 2 बच्चे और हस्बैंड और मैं चारों रहती हूँ यहाँ पे। तो अचानक से मैंने बोला नहीं, मेरे हस्बैंड को ज़्यादा स्ट्रेस भी मत दीजिए, वो ऐसे ही परेशान है, 5-6 दिन से मैं परेशान चल रही हूँ। और अभी मैं बोन मैरो तो करा लिया है, पर बाकी 2 दिन के बाद एक रिपोर्ट आती है जिससे पता चलता है कि आपको कौन सी बीमारी है। तो मैंने बोला कि मैं 2 दिन के बाद एडमिट हो जाऊंगी जब मुझे पता चलेगा, क्योंकि जब कोई ब्लड से संबंधित बीमारी है और अगर वो जो है जो आप बता रहे हो कि कैंसर ही है, तो फिर तो उसके लिए तो मोटा खर्चा चाहिए भाई। फिर हम लोग मिडिल क्लास जैसे आदमी सोच के ही कैंसर से
कैंसर पहले हम लोग सोचते थे कि कोई बड़े बड़े लोगों को होता था, ये बहुत बड़े बुजुर्ग हो जाते थे बूढ़े से, तो उनके कोई ग्लैंड्स वगैरह में या कोई गिल्टी हो गया, कुछ भी गांठ हो गई तो उसमें निकल के आता था, या यूट्रस का थोड़ा बहुत मैंने सुना था, तो ऐसा कैंसर था। मैंने तो ब्लड कैंसर के बारे में कुछ सुना भी नहीं था। तो दोस्तों बिल्कुल मैं थर्रा गई कि नहीं, मैं तो इस तैयार भी नहीं, और इतने पैसे भी मेरे पास मैं कहाँ से लाऊंगी तुरंत। तो मैंने बोला कि मुझे अभी घर जाना है, मैं घर जाके सोचूंगी समझूंगी, और अपने बच्चों से पहले मिलना है, क्योंकि मेरे बच्चे बिल्कुल अनजान थे, अकेले थे, उन्हें कुछ भी इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि मम्मा, और वो बार बार कॉल भी कर रहे थे कि कितने देर में आप आ जाओगे। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं अभी घर जाऊँगी। उन्होंने बहुत फोर्सफुली कहने लगे कि ये शायद आप घर ले जाओगे तो 2 दिन भी नहीं बचेगी। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे घर जाने दीजिए। तो मैं वहाँ से आ गई। तो फिर दोस्तों 2 दिन के बाद मेरा रिपोर्ट आ गया, जिसमें उसमें लिखा हुआ था कि इसे APL है। APL ब्लड कैंसर का एक प्रकार है, और APL अच्छा भी है और ब्लड कैंसर में ख़राब भी है। सारे कैंसर में रिकवरी वाला है बीमारी, जिसमें कि आप 1% है कि वापस आता है, नहीं तो 99% है कि वो बीमारी नहीं आता। लेकिन उसमें दिक्कत वाली ये बात है कि दिक्कत ये होती है कि उसमें इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। जैसे कि इंटरनल ब्लीडिंग सर में हो जाती है, पेट में कहीं भी हो जाता है। तो पेट वेट का तो ठीक भी हो सकता है, लेकिन जब सर में ब्लीडिंग हो जाती है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाता है, आदमी को बचा पाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो दोस्तों फिर जब ये सब हो रहा था, फिर उसके बाद टेस्ट का रिपोर्ट आया। 2 दिन के बाद जो आया रिपोर्ट, उसके बाद 5 दिन के बाद एक रिपोर्ट आने वाला था। तो एक दिन बीत रहा था। जब आपको कोई कह देना कि आपको कोई बीमारी है, उससे पहले आप बिल्कुल नॉर्मल रहते हो, फिर लोग डॉक्टर ने बोला कि उन्हें चलना फिरना भी मना कर दिए, ज़्यादा चलने के लिए नहीं बोलिए, ज़्यादा कुछ भी ऐसा चीज़ करने के लिए नहीं बोलिए। लेकिन मेरी जो स्वभाव है वो मैं ही जानती हूँ कि जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मैं थोड़ा बहुत काम करती हूँ, जिससे स्ट्रेस फ्री हो जाती हूँ। तो मैं वही करने की कोशिश कर, लेकिन डॉक्टर ने बोला कि नहीं, उनको रेकमेंड कीजिए कि बिल्कुल आराम करें, सलाह है कि वो आराम से ही रहें। मैं आराम से ही रहने लगी थी। फिर उसके बाद लोगों ने सब अपना सब एडवाइस देना शुरू किए। कोई बोलते थे कि ये खिलाओ वो खिलाओ, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस टाइम क्या था कि मेरी बॉडी में ना तो कुछ बच रहा था, मुंह में छाले हो रहे थे, लूज मोशन हो रहा था, मतलब बॉडी में बिल्कुल चेंजेस लगातार होते जा रहे थे। और कमजोरी, जैसे ऐसा नहीं था कि मैं उठ जाने में मुझे दिक्कत होती थी, सांसों में, सीने में दर्द सा होता था, लेकिन ऐसा नहीं था कि मुझे जो मेरे ब्लड में कंपोनेंट्स जो बनाते हैं ब्लड, वो सब आयरन वगैरह सब सफिशिएंट था। तो उन सब चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। और फिर मैं 1-2 तारीख को मैंने फिर OPD में दिखाया। OPD दोस्तों, मैं OPD के बारे में एक बात कहना चाहूँगी कि OPD इज पैनिक OPD। उसमें आप जाते तो बिल्कुल नॉर्मल, जैसे मैं नॉर्मल तरीके से जाते हो। जब वहाँ पे आपको एक फर्दर टेस्ट होता है, वो जैसे वहीं का भी आपको टेस्ट ले जाओगे, उसके बाद आप फिर दूसरा टेस्ट आप कराओगे। दूसरा टेस्ट जब आपका होगा, दूसरा टेस्ट में आपका वो अपने तरफ से कराते हैं, एम्स की तरफ से, और उसके बाद फिर वो टेस्ट का रिपोर्ट जब आता है तो उसके बाद वो फिर सजेस्ट करते हैं कि आपको क्या करना है। तो जब मैं एम्स गई तो वहाँ पे मैं OPD में गई तो मुझे तो पता था कि बीमारी है, तो अब तो जो है अब तो कुछ कर ही नहीं सकते। अब पता नहीं, डॉक्टर कोई बोलते थे 10 दिन में ठीक हो जाओगे, कोई 1 महीने में। जो मेरे फिजिशियन थे उन्होंने बोला कि आप नए स्टेज पे बीमारी पता चलती है तो जल्दी रिकवर हो जाता है, तो हो सकता है ब्लड में इन्फेक्शन ही हो, कुछ ऐसा ना हो, उन्होंने ये भी बोला था। तो मैंने कहा कोई नहीं, मैं ज़्यादा बुरा क्यों सोचूं, अच्छा ही क्यों ना सोचूं, बुरा सोचने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तो फिर मैं वहाँ पे गई, वहाँ पे पहले डॉक्टर देखे, उन्होंने पूरा हिस्ट्री वगैरह सब कुछ कंप्लीट किया, और उसके बाद फिर दोबारा बोले कि 3 बजे रिपोर्ट आने के बाद देखूँगा। 3 बजे रिपोर्ट आई डॉक्टर दोस्तों, तो 3 बजे रिपोर्ट में भी कोई बदलाव नहीं था, बिल्कुल सेम ही था। तो वो बोले कि अब आप इनको एडमिट कर दीजिए, इनको ल्यूकीमिया ही है, मतलब APL होता है, एक्यूट प्रोलाइटिक ल्यूकीमिया, वो ये है, आप इनको एडमिट कीजिए। इनके अगर कहीं से ब्लीडिंग हो गया तो इनके जान पे बन जाएगी। तो जब एम्स में ऐसा बोला जाता है तो दोस्तों आप ये बात समझ सकते हो कि एम्स पूरे मतलब ऑल इंडिया का, मतलब पूरे
भारत से लोग जाते हैं वहाँ पे दिखाने के लिए, पूरे ऑल इंडिया के लोग होते हैं। तो वहाँ के जो डॉक्टर जब बोलते हैं आपको, तो वो बातें ऐसी होती हैं कि जैसे कि वो फास्ट एकदम बिल्कुल तेज़ी से भागिए, और इमरजेंसी है, अगर आप नहीं जाएंगे तो शायद आपके हाथ से जो है मतलब हर मिनट आपकी ज़िंदगी निकल रही है। तो मैंने थोड़ा तो मुझे तकलीफ़ हो रहा था कि हाँ क्या हो गया है, अब क्या आज भी मैं बच्चों से मिल के नहीं आई हूँ, बच्चे तो घर में ही हैं, मुझे तो घर जाना है। मेरे दिमाग में ये था कि मैं दिखा लूँगी तो मैं घर चली जाऊँगी शाम को, लेकिन डॉक्टर ने बोला नहीं, आज कुछ भी नहीं, आज आपको एडमिट होना है और एडमिट होकर आपको दिखाना है। उसके बाद उन्होंने बोला इमरजेंसी में ले जाइए जल्दी से, और इमरजेंसी में ले जाने के बाद इनका फर्स्ट प्रायोरिटी, जो भी ऐसे कैंसर पेशेंट होते हैं उनका फर्स्ट प्रायोरिटी पे उनका एडमिशन मिल जाता है। लेकिन दोस्तों ये एम्स है, ये ऑल इंडिया मेडिकल है, यहाँ पे आपका ज़िंदगी निकल सकता है, लेकिन आपको जल्दी से वहाँ पे लाएँ, आपको सीट नहीं मिल सकती, आपका इलाज नहीं हो सकता, क्योंकि उनके पास सीट ही नहीं होती, उनके पास कोई बेड ही नहीं होता। ये नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, उनके पास नहीं होता है चीज़ें, और मतलब इतना ज़्यादा रस है, इतना ज़्यादा हर जगह से प्रेशर है, इतना भरा पड़ा है कि नहीं हो पाता। तो मैं वहाँ पे गई दोस्तों, भगवान साथ थे और हैं, और हमेशा जब भी मैं उनको पुकारी हूँ तो वो शायद मेरे साथ होते हैं। तो फिर ऐसा हुआ कि जब मैं वहाँ पे पहुँची इमरजेंसी वार्ड में, तो वहाँ पे एक स्ट्रेचर ही है ऐसा होता है जो आपको टेम्पररी आपका बेड होता है। मैं वहाँ पे गई तो एक स्ट्रेचर खोजना होता है दोस्तों, क्योंकि आपको स्ट्रेचर पे ही आपकी आधी इलाज वहाँ पे होती है उस दिन का। अगर जैसे आपको 5 दिन तक बेड नहीं मिलता है, ये इमरजेंसी में भी खाली नहीं, तो आपको स्ट्रेचर पे ही आपको कॉरिडोर वगैरह में आपका इलाज स्टार्ट हो जाएगा। आपको कोई डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में ही होता है, डॉक्टर होते हैं वहाँ पे भी। तो इन समय तो फिर वो एक स्ट्रेचर बहुत मुश्किल से मिला। उससे पहले बहुत सारे फॉर्मेलिटीज़ थे, ब्लड चेकअप, ब्लड डोनेट करने के लिए, क्योंकि ब्लड तो बहुत ज़रूरी था, और ब्लड तो उस टाइम जो है मेरे शरीर में बहुत कम था, और वो धीरे धीरे तो बॉडी और ख़राब हो जा रहा था, तो ब्लड कम ही हो रहा था। तो उसके बाद फिर स्ट्रेचर का इंतजाम हुआ, फिर डॉक्टर अंदर में देखे, उसके बाद देखने के बाद फिर कॉरिडोर में उन्होंने प्लेटलेट वगैरह चढ़ाया, और फिर 1 यूनिट उन्होंने ब्लड दे दिया, और बोला कि आप इसको डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में अगर आपको रूम मिल जाता है तो आप चढ़ा लीजिए। लेकिन कोई जान पहचान के उसी टाइम मुझे मिल गए, जो समझिए कि भगवान ही वहाँ पे साक्षात आ गए थे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप, वो संजोग था कि उनका जो ड्यूटी दिन का था वो रात की भी शिफ्ट उन्हीं की लगी, तो वो थोड़ा देर और कोऑपरेट किए, मतलब रुके। लेकिन क्या था कि एम्स है, इतना बड़ा वो है कि वहाँ पर डॉक्टर की भी नहीं, किसी की कोई नहीं सुनता, सब बहुत ज़्यादा बिजी हैं, और कोई एक दूसरे को जानता नहीं है अगर आप बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो तो। फिर संजोग था कि मुझे 12 बजे रात में बेड अलॉट हो गया, और मेरा ब्लड जो है अच्छा था, भगवान का शुक्रिया था कि मुझे 12 बजे बेड मिला, और मैं 12 बजे जब गई वहाँ पे तो मुझे उस अपने रूम में ही ब्लड चढ़ा और वहीं पे इलाज हुआ। तो दोस्तों मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इन सब के दौरान बस यही था कि मेरे अंदर, और ये किसी के अंदर भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपको हिम्मत बहुत रखनी होती है, क्योंकि देखिए रामायण में भी कहा गया है कि धीरज धर्म मित्र और नारी। धीरज, आपको बुरे वक्त में धैर्य और हिम्मत की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि अगर आपने उसको लॉस्ट कर दिया, खो दिया, तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आप उसको बनाए रखें। ये नहीं कहती कि हिम्मत नहीं खोता, मेरा भी खोता था, हमेशा खोता था, जब भी मैं ऐसे प्रॉब्लम में होती थी हमेशा खो जाता था हिम्मत, लेकिन उसको मैं बना के रखती थी इसलिए दोस्तों, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं जो छोटे छोटे हैं। एक मेरी बेटी बड़ी है, बेटा छोटा है, 10-12 साल का बेटा है। बेटी भी इतनी बड़ी नहीं हुई है, 10th वो पास आउट हो रही थी, उस टाइम वो 10th का एग्ज़ाम देने वाली थी। तो आप कहते हैं ना कि आपने ज़िंदगी में बहुत कुछ सोचा है कि मैं ऐसे करूँगी, मैंने भी प्लान किया था कि मेरी बेटी ऐसे 10th पास करेगी, ऐसे ये होगा, लेकिन हमारे और आपके सोचने से, क्योंकि मैं बहुत हमेशा सुनती हूँ कृष्ण भगवान की गीता की बातें, वो सब, तो वो एक बात बताते हैं हमेशा कि आप हमेशा जो है आज के बेसिस पे फ्यूचर प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि फ्यूचर जो है, जो आप आज देख रहे हो, जिसे हंसते हुए आप रोने की कल्पना नहीं कर सकते, खाते हुए
आप सोने की कल्पना नहीं कर सकते, दौड़ते हुए आप खाने की कल्पना नहीं कर सकते, उसी तरीके से आप जो है आज के बेसिस पे कल नहीं सोच सकते। कल जो है वो आप मिस्ट्री है, कोई भी नहीं जानता, वो भगवान के अलावा कोई भी नहीं। वही हुआ कि मैंने भी प्लान किया था कि हाँ 4 महीने का ही सही, लेकिन देखो एक दिन ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी उसी रोज़। उसके बाद दोस्तों फिर वहाँ पे मैं जब गई तो एडमिट हो गई, और उसी टाइम मुझे डॉक्टर ने ओरल कीमो दे दिया। ओरल कीमो में हमें 4 टैबलेट्स लेने होते हैं, सुबह और शाम दोनों के। वो टैबलेट मिसिंग नहीं हो सकती, वो हमेशा मुझे लेना ही है जब तक मेरी ट्रीटमेंट चलेगी, जब तक डॉक्टर नहीं मना करेंगे। तो मुझे वो 4 टैबलेट डॉक्टर ने उसी टाइम दे दिया। और हमारा ये है कि कैंसर का ट्रीटमेंट तो बहुत महंगा ही होता है, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि महंगा होता है, बट आप हिम्मत नहीं हार सकते कि महंगा होता है तो कैसे होगा। आपके पास जो भी सोर्स होता है, जो भी सोर्स है, मेरे पास भी जो सोर्स था उससे हमने अपना पूरा एफर्ट लगाया। आपके पास भी जो सोर्स हो उससे पूरा एफर्ट लगाइए उसमें, क्योंकि किसी का पति है, किसी का बच्चा है, किसी की बेटी है, किसी की माँ है, तो अगर आप उसको नहीं खोना चाहते तो उसके लिए आपको पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा, और एफर्ट लगा के आप उसका ट्रीटमेंट कराइए। आपके पास अगर कोई भी, जैसे बहुत सारा है, ये है प्रधानमंत्री योजना है, जैसे कि श्रम कार्ड योजना है, और एक तो है, मुझे तो इतना पता नहीं है, आयुष्मान कार्ड वगैरह है। अगर ये सब जब तक नहीं आते तब तक आप अपना पैसा का इलाज लगाए। कि मैंने दोस्तों देखा कि जो ये चीज़ें जब तक आई लोगों की तब तक लोग निकल लिए, और ट्रीटमेंट के दौरान मैंने ये भी देखा कि लोग लापरवाही भी करते हैं। लोग ये करते हैं कि अपना ट्रीटमेंट जिसे आज लेना है तो ठीक है, जैसे कि हाँ 5-10 दिन बाद लूँगा, अभी थोड़ा वक्त है, 1 हफ्ते बाद भी ले लूँ, क्योंकि उसका एक साइकिल होता है। जैसे कि खाने का एक रिदम होता है, जैसे हम 4 घंटे बाद खाना खाते हैं, ये 6 घंटे का एक साइकिल होता है कि जैसे मैं 6 घंटे पे खाना खाती हूँ तो 6 घंटे बाद वो हमारा पेट अब अंदर से बोलने लगता है कि अब मुझे खाना चाहिए। तो वैसे ही हमारे बॉडी का वो जो दवा जो जाता है उसका एक साइकिल है। तभी तो इतनी बड़ी बीमारी को आप सोचो कि वो रिकवर करके आपको बाहर उससे निकाल देता है। उसके सोचिए कि हमारा दवाई इतना हार्मफुल है कि उससे मेरी किडनी, मेरे लीवर और मेरे वो क्या कहते हैं कार्डियक, कोई भी चीज़ तरीके का सब चीज़ को वो डैमेज करती है। मेरे आँखों को, यहाँ तक कि मेरे आँखें, बहुत लोगों की आँखें जो है उसमें डैमेज हो जाती है, ख़राब हो जाती है, फिर उनके आँखों का भी ट्रीटमेंट उसी टाइम होता है। तो दोस्तों मैं ये कहना चाहती हूँ अपने से कि मुझे ये सब चीज़ें किसी ने नहीं बताई और मुझे मिला भी नहीं कहीं से। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मैं लोगों के साथ बांटना चाहती हूँ कि आप जो है अपना ट्रीटमेंट सही तरीके से कराइए और अपनी जान बचाइए। पहला फोकस होना चाहिए कि आप अपना जान बचा सकें। उसके बाद बाकी बात है, बाद में देखेंगे क्या होगा नहीं होगा। ज़िंदगी बच जाएगी तो बाकी चीज़ तो हो ही जाएगा, किसी तरीके से तो हो जाएगा। भगवान हमारे पास सोर्स देते हैं, हम भगवान अगर कोई चीज़ दे रहे हैं हमें पहले पता चल गया और वो तो हमें उनकी सुननी चाहिए और अपने आप को संभालना चाहिए, अपने आप को बेस्ट देना चाहिए। तो मैंने ये इस वीडियो का बनाने का मतलब मेरा ये है कि इस वीडियो से मैं ये बताना चाहती हूँ कि दोस्तों घबराए नहीं। जब मुझे भी कैंसर हुआ था तो मेरे पास भी बहुत पैसे नहीं थे, ऐसे नहीं थे कि हमारे हस्बैंड भी नौकरी करते हैं और हम सब जो है उन्हीं पे डिपेंड है। मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं कोई नौकरी नहीं करती, कुछ भी नहीं। लेकिन हिम्मत जो है, हिम्मत रखिए, धैर्य रखिए। बहुत तकलीफ, कैंसर है, कैंसर कोई मामूली चीज़ नहीं है। आपको उसके लिए आप अपने हीरो बनना पड़ेगा, आपको उससे लड़ना पड़ेगा। आपको वो बार बार आपको तकलीफ देगा, आपको हर तरीके से वो परेशान करेगा, लेकिन आपको उससे बाहर आना है। और क्या सोच के आना है? होप से कि हाँ हमारा कोई इंतज़ार कर रहा है, हम मेरे घर में कोई इंतज़ार कर रहा है, मेरा बेटा, मेरा बीवी, मेरा बच्चा, मेरा पूरा लाइफ जिसको मैं इसके बाद जीऊँगा। ये होप रखिए और एकदम मजबूत रहिए। आप इससे बिल्कुल लड़के इसे हरा देंगे और आप जीत जाएंगे। मैंने भी यही किया, मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती थी, मैं बता नहीं सकती। जब मैं एडमिट हुई थी तो बिल्कुल नॉर्मल थी। नॉर्मल क्या, हाँ रिपोर्ट सारे ख़राब थे, लेकिन कोई ऐसी परेशानी नहीं हो रही थी कि हाँ कहीं दर्द हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। लेकिन सिम्टम्स मैंने बताया कि लूज मोशन हो जाते थे, हाँ मुँह में छाले हो जाते थे,
तो ये सब होती थी, लेकिन ऐसा कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं हो रही थी। जब दवाइयाँ लगनी शुरू हुई, अगले दिन ही मुझे कीमो लगना शुरू हो गया। फिर मेरा बोन मैरो हुआ, बोन मैरो में सारा टेस्ट हुआ, फर्दर टेस्ट की और क्या क्या होना है, जैसे कि बीमारी कौन सी है या भी नहीं है, कितना % है, ब्लास्ट क्या है, तो ये सब देखने के लिए बहुत सारा टेस्ट होता है। तो टेस्ट कराने के बाद जो है रिपोर्ट आती है, कोई 10 दिन में भी आती है, कोई 2 दिन में भी आती है। और हर रोज़ फिर ECG वगैरह होता है, हमारे दिल का जांच होता है, हमारे फेफड़े का जांच होता है कि हमें कोई कंजेशन वगैरह तो नहीं हो रही है। और दोस्तों एक बात का ध्यान रखना होता है कि आपको जब इस तरीके का कोई इन्फेक्शन हो तो आपको खान पान पे बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आपको उबली हुई ही चीज़ें खानी चाहिए, क्योंकि उबली ही चीज़ें आप खाइए। और कोई भी कच्ची चीज़ें, जैसे कि होता है लोग बाहर से पपीता ले आते थे, खा लेते थे, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। क्योंकि पहला तो वो पपीता है, कटा हुआ है और बाहर खुले में रखा हुआ है, कितना भी सेफ है। आप किसी होटल से भी लोगी तो सैलेड ही है, उसको तो किसी ने छुआ, किसी ने काटा, तो इस तरीके से नहीं करें। क्योंकि हमें बताया जाता है कि जिसको इस तरीके का बीमारी है तो उसे इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। जब तक आपकी बीमारी रिकवर नहीं हो जाती तब तक आपको ध्यान रखना होता है। ठीक है दोस्तों, आज मैं इतना पे ही क्लोज करूँगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय, गुड इवनिंग।